नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और यूजीसी नेट दिसंबर सेशन के लिए क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पे लगातार जारी है और कल ही इसकी नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गई है और आप कल से ही इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका मिशन जेआरएफ हो, तो नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। इस पर मैंने वीडियो रात में आप सभी के लिए बना दी थी और जहां पर यह भी बताया था कब तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो आप जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आवेदन कर दें, सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें और दिसंबर सेशन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन आराम से करें। आपका कोर्स को हम लोग जो एग्जाम का टेंटेटिव डेट्स है जनवरी नहीं दिसंबर 31 दिसंबर तक ये कोर्स कंप्लीट कर देंगे। आपका 31 दिसंबर तक ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये जो कंप्लीट होगा कोर्स सिर्फ यूजीसी नेट दिसंबर सेशन के लिए नहीं होगा, बल्कि इसके साथ ही हम लोग कंबाइंड क्लासेस कर रहे हैं बैट के लिए। बिहार में अपकमिंग बैट, झारखंड में अपकमिंग जेट, जिसके माध्यम से आप क्रमशः झारखंड और बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया फिर से आरंभ हुई है, उसका एग्जाम लिया जाएगा, उसके लिए भी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंबाइंड क्लासेस तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका यूजीसी नेट के लिए, जेट बैट के लिए और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये कंबाइंड रूप से क्लासेस है पेपर 1 का, क्योंकि सिलेबस सेम है। और पेपर 1 में हम लोग यूनिट 9 देख रहे हैं। यूनिट 9 हमारा क्या है? लोक विकास और पर्यावरण। और ये क्लासेस आपको डेली एवरी नाइट 8 PM को मिल जाती है। पूरे सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सिलेबस में अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? पर्यावरण सम्मेलन, जितने भी इन्वायरमेंटल कन्वेंशन हुए हैं, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, उसी को हम लोग देख रहे हैं। इससे रिगार्डिंग पहला क्लास हम लोगों ने कर लिया है और ये आप सभी के लिए दूसरा क्लास है। लेकिन आज भी ये खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने भी कन्वेंशन है ना, मैं चाहता हूं कि सबको करा ही दूं, है ना, कुछ भी छोड़ू नहीं। क्योंकि कन्वेंशन अगर सब कर लेते हैं, यहाँ से एक प्रश्न से लेकर 2 प्रश्न आपको मिल सकते हैं और छोटा सा चैप्टर इसको कर लेना चाहिए आप सभी के लिए। तो चलिए क्लासेस में एंट्री मारते हैं। ये क्लास नंबर आपका 8 है। इसके पहले अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां आपको सारी क्लासेस की वीडियो मिल जाएगी और आप क्लासेस देख सकते हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखें क्योटो प्रोटोकॉल। कल हम लोगों ने 3 प्रोटोकॉल को देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे? क्योटो प्रोटोकॉल, या कह सकते क्योटो जो कन्वेंशन हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कब हुआ था? 1997 में। कहां हुआ था? जापान में हुआ था। जापान में आपका क्योटो शहर है, इसीलिए इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। तो चलिए इसे देखते हैं क्या था क्योटो प्रोटोकॉल। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। पूरा मैंने डिटेल्स में लिख दिया है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को 11 दिसंबर 1997 को सम्मेलन हुआ था क्योटो में, इसीलिए इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। और फिर इसे जो भी सदस्य देश थे उसने इसे स्वीकार किया। और लेकिन इसका खास बात का क्या था क्योटो प्रोटोकॉल का? यह बाध्यकारी था। अगर आप इस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो यहाँ पे जितने भी कर सकते हैं टर्म एंड कंडीशन थे वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा और अपने देश में उसको लागू करना पड़ेगा। ये बाध्यकारी था, है ना। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, वॉलंटरी नहीं है, ये बाध्यकारी था। इसलिए बहुत सारे देश इससे कैसे दूरी बना के रख रहे थे और अंततः फिर बाद में शामिल हुए। जैसे भारत भी बाद में शामिल हुआ है। जो 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ। यह प्रभावी कब से हुआ? 2005 से। 2005 में अगर डेट पूछा जाएगा तो 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ, मैंने पूरी दुनिया में ये लागू हो गया। इसकी प्रथम प्रतिबद्धता वर्ष कब था? 2012, कि हम लोग 2012 तक ये लक्ष्य जो इनका टारगेट था वो प्राप्त कर लेंगे। और इसके तहत क्या हुआ ना, सबसे पहले जो विकसित देश हैं, है ना, डेवलप कंट्री है, उनको टारगेट बनाया गया कि जो अभी डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया वगैरह है, ये डेवलप कर रहे हैं। अगर आप इस पे बहुत ज्यादा रोक लगा देंगे कि आप इसका उत्सर्जन नहीं करें, ये कार्य उद्योग मत लगाइए, इससे ये मतलब का हानिकारक गैस उत्सर्जित होगा, आप कह सकते कि ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेदार हो जाइएगा। तो अभी हमारे पास क्या है ना, हमारे पास उनका कह सकते जरूरत है, उनकी आवश्यकता है। हम उसके बिना अपने लाइफ को आगे नहीं ले आ सकते हैं। लेकिन जो विकसित देश है वो अलग, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो अलग चीजों की ओर जा सकते हैं, वैकल्पिक स्रोतों की ओर जा सकते हैं। भारत उस स्थिति में नहीं है, इसलिए भारत आरंभ से ही अपने कह सकते इसमें साइन करने से बचता रहा है। हालांकि बाद में कर दिया है। तो इसलिए ये जो प्रोटोकॉल हुआ, इसमें सबसे पहले विकसित देशों को टारगेट किया गया। इस संधि के अंतर्गत शामिल 37 विकसित देशों, जो विकसित देश उसमें कितने डिफाइन किए गए? 37। 37 विकसित देशों से सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को
वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए कहा कि अभी ये आपका हो रहा है, लेकिन इसको लाना किस लेवल पर है, 1990 के स्तर पर लाना है। और इसके लिए 2008 से लेकर 2012 तक में, 2008 से लेकर 12 तक में, यानी जो आपका 5 साल है, इसमें आपको 5.2% कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का लक्ष्य रखा गया। कार्बन उत्सर्जन में कितनी कटौती का लक्ष्य रखा गया, 5.2% 2008 से लेकर 2012 तक में। और इसको 1990 में जो कार्बन का लेवल था, कार्बन उत्सर्जन का, उस लेवल तक रखने का, फिर से वापस उस लेवल तक करने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि ये लक्ष्य रख लिया जाता है, लेकिन ये कितना लागू होता है वो देखने वाली बात होती है ना। यहाँ पर जो जिन गैसों का कह सकते हैं सबसे ज्यादा, कहा कि ये सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाले गैस है और उनको ग्रीन हाउस गैसों में शामिल किया गया, वो गैस थी आपके 6 गैसों को डिफाइन किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल में टोटल जो है ना 6 ग्रीन हाउस गैसों को डिफाइन किया गया और उसे कहा कि एनेक्स 1 देश इसका उत्सर्जन कम करेंगे। एनेक्स 1 में कितने देश थे, 37। जैसे मैंने कहा विकसित जो देश थे उसमें 37 देश थे, तो एनेक्स 1 में 37 जो देश थे उन पर कहा गया आप निम्न 6 ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम करें ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से दुनिया को निजात मिले। इसमें आपका CO2 था, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया CH, इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड N2O, पर फ्लोरोकार्बन PFCS, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इन सभी गैसों को डिफाइन किया गया, 6 गैसों को, कि ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कार्बन उत्सर्जन के लिए। और जो 37 कंट्रीज है एनेक्स 1 में विकसित देश, वो इसका उत्सर्जन कम करेंगे। और 5.2% तक लक्ष्य रखा गया था, कब, 2008 से लेकर 2012 के बीच। तो ये था आपका क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ। और जितने भी यहाँ पे कह सकते हैं फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, उस फैक्ट्स को बिल्कुल आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी फैक्ट से प्रश्न आएंगे। अगला 5वां जो हमारा कन्वेंशन था वो था रियो। रियो +20 मैंने क्यों लिखा है, याद कीजिए पिछला रियो कब हुआ था, पहला रियो सम्मेलन को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। इसके पहले जो रियो सम्मेलन हुआ था उसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। वो कब, 1992 में हुआ था। तो 1992 + 20 आप जोड़िएगा, क्या हो जाएगा, 2012 हो जाएगा ना। क्योंकि फिर से एक सम्मेलन हुआ पर्यावरण से जुड़ा हुआ, जो आपका 2012 में हुआ। और +20 सम्मेलन कहा जाता है, क्योंकि 20 सालों के बाद रियो में सम्मेलन हुआ था 2012 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रियो +20 2012 सम्मेलन में क्या क्या हुआ था, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो पिछला जो सम्मेलन हुआ था उसका थोड़ा हम लोग ब्रीफ देख लेते हैं एक बार। यहां पर UNCED यानी क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी UNCED के 20 वर्षों के बाद, यानी ये कब हुआ था, 1992 में। तो 1992 में हुआ था, इसके 20 वर्षों के बाद 13 से लेकर 20 जून 2012 के मध्य ब्राजील के इसी शहर रियो में रियो +20 नाम का आयोजन किया गया सम्मेलन, क्योंकि 20 ईयर के बाद हुआ था इसलिए इसका नाम दिया रियो +20 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का नाम क्या हो गया अब, UNCSD। पहले क्या था, UNCED, अब इसका नाम क्या हो गया, UNCSD। क्योंकि देखिए समय के अनुसार नई चीजें ऐड होती है। अब यहाँ क्या ऐड हो गया, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पहले क्या था, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट था, लेकिन अब उसमें क्या जुड़ गया, सस्टेनेबल, है ना, सतत विकास। क्योंकि समय अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आ गया था। 2000 हम लोग 12 की बात करें, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर वर्ल्ड हमारा बढ़ रहा था, ये मजबूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाने का। तो अब इसका नाम क्या होगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका नाम हो गया। और रियो +20 सम्मेलन में जिन 3 बिंदुओं को महत्व दिया गया वो कौन कौन से, इसको आप देख लें। यहां इन बिंदुओं पर महत्व दिया गया, सतत विकास के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति। अब कहा कि राजनीति को भी इसमें जोड़ना होगा, क्योंकि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगा ना तो फिर ये कह सकते हैं कि बेकार है। राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर नहीं होगा तो ये सब
कह सकते हैं कि बेकार हो जाएगा। इसलिए राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी यहाँ पर ऐड करने का प्रयास किया गया कि कोई भी सम्मेलन अगर कोई देश उसमें भागीदार होता है, अपने यहाँ लागू करने का प्रयास करता है, उसमें राजनीतिक भागीदारी जो वहां पे जो पार्टी सत्ता में है उसको वहां पर इन्वॉल्व करना होगा। तो पहला जो पॉइंट बना है, सतत विकास के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरा, निर्णयों को मानने तथा उसे लागू करने के अंतर को कम करना। जैसे हम मान लिए कि हम अडॉप्ट कर लिए Rio+20 को, लेकिन इसे अपने देश में लागू करना 10 सालों के बाद, तो क्या फायदा? नहीं, जब आप उसे मान लेते हैं कि हम Rio+20 के चीजों को, तथ्यों को मान रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसे अपने देश में लागू भी तुरंत कीजिए। यानी अंतर जो है ना, उस अंतर को कम नहीं कि हम आज उसे अडॉप्ट किए हैं, 10 साल के बाद लागू करेंगे, नहीं, आज अडॉप्ट किए कल लागू कीजिए। जितने जल्दी से जल्दी हो सके उस तरह के काम को आपको करना है। नई तथा तेजी से उभरती चुनौतियों का सामना, इसके साथ ही साथ नई और तेजी से जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही है उसको भी सामना हम कर सके, इस स्थिति में हमें पहुंच जाना है। अगला जो सम्मेलन था आपका लीमा सम्मेलन। अगला क्या है? लीमा सम्मेलन, जिसे COP20 कहा जाता है। ये 2014 में हुआ था। 2014 में याद कीजिएगा कौन सा सम्मेलन किस साल में हुआ, ये याद जरूर रखिए क्योंकि इससे प्रश्न आता है। सिंपल से अगर पूछ लिया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, सीधे आपको ये याद रखना है और तुरंत आंसर पे पहुंच जाना है। तो लीमा सम्मेलन को COP20 कहा जाता है। COP मतलब क्या हो गया? COP COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP क्या होता है? COP COP है ना, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो COP20 ये कौन था? COP20 2014 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीमा सम्मेलन से जुड़े हुए तथ्यों को देख लेते हैं। लीमा सम्मेलन कब हुआ था? पेरू की राजधानी लीमा कहाँ है भाई? पेरू में। एक देश है पेरू, वहीं पर आपका लीमा है। तो पेरू की राजधानी है लीमा। यहां पर जलवायु सम्मेलन 1 से लेकर 14 दिसंबर 2014 के में हुआ था। 1 से लेकर 14 दिसंबर, याद रखिएगा इन सब डेट को, डेट से प्रश्न पूछा जाता है। लीमा सम्मेलन कब हुआ था? आपका 1 से लेकर 14 दिसंबर के बीच आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 194 देशों ने वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए राष्ट्रीय संकल्पों के लिए आम सहमति वाला प्रारूप स्वीकार किया। कितने देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया? 194 ने। यह सम्मेलन कब हुआ था? 2014 में हुआ था, 1 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच, और 194 देशों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया और इसमें जो भी तथ्य डाले गए थे उसे एडॉप्ट किया उसने। इससे वर्ष 2015 में अगला जो COP होने वाला था आपका COP21 पेरिस में पहले से हो जाता है। जैसे अगला सम्मेलन कहां होगा इसकी घोषणा पहले हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ? वर्ष 2015 में पेरिस, यानी पेरिस कहां? फ्रांस में। इस जो आपका ये सम्मेलन हुआ, इससे क्या हो गया कि 2015 में लीमा सम्मेलन के बाद जो होना था COP21 कहां होना था? पेरिस, फ्रांस में। इससे वर्ष 2015 में पेरिस यानी फ्रांस में प्रस्तावित था सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन में कटौती किए जाने वाले बाध्यकारी समझौते की राह प्रशस्त हो गई। अगला जो सम्मेलन होना था, ये जब लीमा सम्मेलन 2014 में हो रहा था, इसके बाद एक सम्मेलन होना था 2015 में, पेरिस में सम्मेलन होना था। तो पेरिस सम्मेलन में क्या था कि उसमें जो भी आपको कर सकते हैं शर्त दी जाएगी उसे आप बाध्यकारी था, उसे आपको अपने यहाँ लागू करना पड़ेगा। अगर आप सिग्नेचर कर लेते हैं तो आपको अपने यहाँ लागू करना होगा। यानी जब लीमा को जिसने अडॉप्ट किया 194 कंट्रीज ने, इसका मतलब है कि वो पेरिस में भी उसे अडॉप्ट करेंगे। इसीलिए यहां लिखा है कि उसका राह प्रशस्त हो गया, मतलब रास्ता आसान हो गया। इस समझौते को जलवायु कार्रवाई का लीमा आह्वान नाम दिया गया। इस समझौते को क्या नाम दिया गया? जलवायु कार्रवाई का लीमा आह्वान। जलवायु कार्रवाई का लीमा आह्वान इसका नाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पेरिस सम्मेलन। अगला क्या है? पेरिस सम्मेलन। यह आपका COP21 के नाम से जाना जाता है। 2015 में हुआ था। पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? 2015 में। इसे COP21 नाम दिया गया है और ये सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन था, है ना, और ये बाध्यकारी था। ये अभी तक जितना सम्मेलन हुआ सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा COP21 पेरिस सम्मेलन, और ये बाध्यकारी था। ठीक है, इसको आपको लागू करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत क्या हुआ ना, इसके अंतर्गत जो चीजें शामिल थी उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके अंतर्गत धरती के बढ़ते तापमान यानी कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने वाले इस समझौते को 196 देशों ने स्वीकार किया कि धरती पर जो तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने के
का कारण क्या है? कार्बन का अत्यधिक उत्सर्जन, यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। और किस प्रकार कम होगा? वो जो नियम बताया गया उसको 196 देशों ने स्वीकार किया। कितने देशों ने? 196। लीमा में कितने थे? 194। यहाँ 2 कंट्री और बढ़ गया। इस समझौते के अंतर्गत इस शताब्दी के वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना तय किया गया। वैश्विक जो तापमान में वृद्धि होगी उस शताब्दी में उसको कितने तक कहा कि मैक्सिमम जा सकता है? वो 2 डिग्री सेल्सियस तक उसको लिमिट रखा गया कि उससे ज्यादा हम लोग होने नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के 21वें COP21 दौर की वार्ता का आयोजन 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 के बीच किया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से तत्वाधान में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी क्या हो गया? UNFCCC, इसी के माध्यम से यह आयोजन किया गया COP21 का। इसके माध्यम से UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के 21वें यानी COP21 दौरे की वार्ता का आयोजन कब से कब तक हुआ? 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर 2015 के मध्य किया गया। ठीक है, तो आपका पेरिस में जो सम्मेलन था वो कौन सा सम्मेलन था? COP21 था। कब से कब तक हुआ? 30 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच। किसके द्वारा कराया गया? यूएनओ के द्वारा। यूएनओ का कौन सा संगठन? तो UNFCCC। इस सम्मेलन के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर बल दिया गया। किस मुद्दों पर बल दिया गया? सबसे ज्यादा कि तापमान वृद्धि जो है ना उसको कंट्रोल करना। सबसे ज्यादा जो फोकस था कि दुनिया का जो तापमान बढ़ रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, इस पर हमको सबसे पहले अंकुश लगाना है, पहला लक्ष्य था। इसके लिए कार्बन उत्सर्जन में तेजी से हमें कमी करनी होगी। दूसरा था सहयोग स्वच्छता हेतु वित्तीय सहायता। अगर कोई कंट्री ऐसा है जिसे कि इस प्रकार की चीजों को लागू करने के बाद काफी आर्थिक क्षति हो रही है, तो उसको हम लोग वित्तीय सहायता भी देकर, लेकिन ये कार्बन उत्सर्जन को कम कराएंगे। वित्तीय सहायता का भी जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए देने का उपाय किया जाएगा। तो ये पेरिस सम्मेलन से जुड़ा हुआ था। और पेरिस सम्मेलन में भारत ने बाद में भारत ने भी इसमें साइन किया। कब किया? तो भारत जो है ना 2 अक्टूबर 2016, ज्यादा लेट नहीं किया भारत ने, क्योंकि 15 में सम्मेलन, 16 में इसे अपने यहाँ अडॉप्ट कर लिया। भारत ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 2016 को पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 62वां देश बना। भारत ने कब साइन किया? 2 अक्टूबर 2016 को, याद रखिएगा। इसके बाद इस बारे में जानना, 4 नवंबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौता अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया। 4 नवंबर 2016 को यह जो है ना अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया। कि आपको इसको कानून जब बन जाता क्या हुआ? आप उसका उल्लंघन करेंगे आपको पनिशमेंट भी किया जाएगा। ये वॉलंटरी नहीं रहा, आप कानून बन गया यानी आपको पालन करना होगा। लेकिन बड़े दुख की बात है, अमेरिका, जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट थे पिछले सीजन में, तो पेरिस सम्मेलन से वो अलग अपने आप को कर लिया। जिस प्रकार इंडिया ने हस्ताक्षर करके इसे अडॉप्ट किया, अमेरिका इससे अलग हो गया। और अभी भी जब डोनाल्ड ट्रंप बने हैं ना, फिर से देखिएगा, हो सकता है दोबारा फिर अलग हो जाए। जब भी जो बाइडेन आए तो वो फिर अमेरिका को इसमें उन्होंने जोड़ दिया, लेकिन हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप फिर इससे अलग हट जाए, क्योंकि उनका कहना है कि हम अपने देश की प्रगति को रुकने नहीं देंगे। ठीक है, अमेरिका फर्स्ट उनकी नीति है। तो इसी के कारण क्या होता है, राजनीति के कारण अंततः इस प्रकार का कानून धरा रह जाता है। अगर अमेरिका जैसा देश ही इसका उल्लंघन करेगा तो दूसरा देश क्या मानेगा, है ना। और जो अगर दूसरा देश उल्लंघन करेगा, अमेरिका उसको कुछ बोल भी नहीं पाएगा। तो वही बात है कि इसे सभी देशों की सहमति के बाद ही पूरी दुनिया में लागू किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे आपके प्रश्न क्या बनेगा, भारत ने पेरिस सम्मेलन पर कब हस्ताक्षर किया? 2 अक्टूबर 2016 को। और यह पेरिस सम्मेलन कब अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में परिणत हो गया? तो 4 नवंबर 2016 को। 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ बन सकता है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही देखेंगे, क्योंकि एक दिन में सारे सम्मेलन को देखने से क्या होता है ना, थोड़ा कंफ्यूजन का स्थिति बन जाता है। और एक क्लासेस में ये पूरा जो कन्वेंशन वाला मैटर है वो क्लियर हो जाएगा। और एक क्लास इस पर लेंगे हम, और एक क्लास और पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी कन्वेंशन थे, हम नहीं चाहते कि शॉर्टकट में आपसे निपटाएं और जैसे तैसे करके कंप्लीट करें। हम चाहते हैं सभी सम्मेलन को करा दें आपको।
जितने भी सम्मेलन हुए हैं जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ सभी को करा रहे हैं, ताकि जिससे भी प्रश्न आए आप यहाँ से अच्छे से कर पाए। अगर आप चैनल पर नए साथियों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि दिसंबर सेशन के लिए यहाँ यूजीसी नेट की क्लासेस स्टार्ट हो गई है और डेली 8 PM को आपको क्लासेस मिल जाएगी, डेली 8 PM को। आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, डेली 8 PM को आपको नोटिफिकेशन जाएगी, आप रिकॉर्डेड क्लास प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।